हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आज यूनिट 8 के बारे में ना। हम लोग यूनिट 8 के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास में सेट के 2018, 22, 24 के, उनके हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव की सीरीज हमने शुरू की है, जहाँ पर हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बता दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो बच्चे मेरे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की, नेट, सेट या एपी की, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अभी जो प्राइस रखी है हम लोगों ने वो 2999 है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए, आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आज हम लोग बात करते वाले हैं। आज तो एक तो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है सेट के लिए, पहले कि सेट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेट, सेट और एपी तीनों के लिए अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, दूसरा कौन से क्वेश्चन आए उन पर हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हमें इस यूनिट में देखना है, जिस पर मेन फोकस रखना है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस यूनिट से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं ना, 4-5 या 5-6 से क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी आते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी, जैसे एक तो आंदोलन को लेकर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन कब, क्या, कैसा, क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एचपीको आंदोलन, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो मेन आपका पोर्शन है जिस पर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं वो आपका एक तो इस मूवमेंट वाले पोर्शन से है ना। सोशल मूवमेंट, दलित, जनजाति, महिला, किसान, श्रमिक, इससे संबंधित जो आंदोलन है उसको देखना है। एक थोड़ा सा आपको इसमें ये जो विकास और योजना के मॉडल है, इसमें आपको जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, इसको आपको एक बार देखना है। सीधा क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सीधे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक, इसके अलावा एक आपको यहाँ पर देखना है ये वाला पोर्शन, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, इसमें राज्यों का पुनर्गठन है ना, कि हमारे किस प्रकार राज्यों का निर्माण हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ है, भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग, या किन किन राज्यों से भी मांग जो है उठ रही है नए राज्य निर्माण की, उसको आपको देखना है। साथ ही यहाँ पर एक आपको देखना है राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार। इसमें आपको देखना है सारे राष्ट्रीय दल, अभी हमारे पास में 6 राष्ट्रीय दल है और कुछ राज्य स्तरीय दल है, तो वो पूरा उसकी स्थापना, उसके अभी हेड कौन है वो देख लेना, उनकी आइडियोलॉजी देख लेना थोड़ा सा। तो ये इसमें काम का है और इस पर भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के इसमें प्रश्न बनते ही नहीं है, आता भी इसका वेटेज भी कम है। तो आप थोड़ा सा इसको जो है एक हल्का हल्का अगर ओवरव्यू लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो अपने यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 3 पोर्शन अगर आप देखें तो यूनिट 5, 6, 7, इससे आपका पेपर जो है उसका आधा पोर्शन बन रहा है। तो आधा अगर आप देखेंगे, एमपी सेट में तो ये ट्रेंड देखा गया, सेट नेट दोनों में, कि आपके जो है 5वीं, 6ठी और 7वीं यूनिट जो है पॉलिटिकल साइंस की, इससे क्वेश्चंस पूरे पेपर के आधे यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इन 3 यूनिट को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आपका बहुत कुछ जो है इससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, एक तो पंचवर्षीय योजना देख लेना, कुछ मोमेंट वगैरह जो है उनके बारे में बात कर लेना, साथ में यहाँ पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों की मांग, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लीजिएगा। जेंडर और राजनीति पर थोड़ी बात कर लेंगे, और राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो ये पोर्शन आपके लिए काम का है, इसको आपको देखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर कौन कौन से 2018, 22, 24 के जो एमपी सेट के पेपर हुए थे उसमें कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आए हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों की एग्जाम भी बहुत नजदीक है, 11 जनवरी को पेपर बताया गया है कि 11 जनवरी को पेपर होगा, है ना। चांसेस है भी नहीं डेट बढ़ने, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी है कि उसी डेट को एग्जाम ले लेगा पीएससी। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाइए ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यूज सीरीज लाने की, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जो नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडॉप्टेड अ प्लान्ड इकोनॉमी, व्हाट वेर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। उत्पादन बढ़ाना, आय व संपत्ति की असमानता कम करना, पूर्ण रोजगार, या बाजार व्यवस्था को मजबूत करना। तो हमने, आपको पता है कि हमने यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात से पंचवर्षीय योजना जो है
उसका निर्माण किया है, उसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत का एक कंप्लीट डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, आपको जानकारी हो तो। लास्ट जो थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक के लिए थी। तो आपको बताना है कि इसका पर्पस क्या था, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, उस पर बात करनी। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3, माने उत्पादन बढ़ाना एक इसका ऑब्जेक्टिव था, आय व संपत्ति के असमानता को कम करना, समाप्त करना, पूर्ण रोजगार के प्रदान करना, ये एक इसका लक्ष्य रखा गया है। बाजार व्यवस्था को मजबूत करना ये इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि बाजार व्यवस्था को मजबूत करना ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ना कि समाजवादी। हमारा जो है अर्थव्यवस्था का स्वरूप वो मिश्रित है, जहां समाजवाद पूंजीवाद दोनों के फीचर्स है, परंतु मुख्यतः जो झुकाव था वो हमारा समाजवाद की ओर था। तो ये इसका चौथा पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई। तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 23 अप्रैल 2002 बाय विच प्राइम मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री वीपी सिंह। तो किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। देखिए यहां दो अर्थशास्त्री का नाम आपको ध्यान रखना है, एक है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, ठीक है। तो एक है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, इनका नाम है महबूब उल हक, और एक है भारत के ही एक अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मानव विकास के मापन के लिए यहाँ पर एक मानव विकास सूचकांक तैयार किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो 1990 के दशक में उन्होंने ये शुरू किया था, और प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2002 में अगर जारी की गई है तो इस समय 2002 के समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको पहले जारी किया है। भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही जारी की थी, और मध्य प्रदेश में भी एक जिला है राजगढ़, वहां सबसे पहले इसको जारी किया गया था। तो इसका आंसर जो रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, मध्यम वर्ग को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बना, और उच्च तकनीकी निर्यात बढ़ा। तो आपके ऑप्शन से पहला फर्स्ट और थर्ड, बी जो है सेकंड और थर्ड, सी है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी आंसर मतलब जो ऑब्जेक्ट है। तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वैश्वीकरण क्या होता है, तो हमने जब एलपीजी की नीति अपनाई 1991 में, तब हमने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए ओपन किया। माने हम भी विदेशों में जा रहे हैं, हमारे भी जो कंपनीज है या उद्योग धंधे जो है वो विदेशों में निवेश कर रहे हैं, और हम विदेश वाले भी हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं। तो पूंजी श्रम इसका बिना बाधा के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होना, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में आपको सही स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, माने ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मिडिल क्लास जो है वो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, और उच्च तकनीकी निर्यात बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय राजनीति में जाति इस पुस्तक के लेखक कौन है, मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप और ग्रेनविल ऑस्टिन। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये रजनी कोठारी की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा रजनी कोठारी की पुस्तक है, जिसमें वो जो है भारतीय जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण की बात करते हैं। उनका कहना यह था कि जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, राजनीति का भी जातिकरण हो गया, दोनों चीजें हैं। तो इसकी सही जो रहेगी लेखिका कौन है, रजनी कोठारी। इसके बाद बात करते हैं भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। तो आपको बताना है भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 मेन हमारे यहाँ पर आयोग और समितियां काम करती है। सबसे पहले एसके धर आयोग, आपने शायद सुना हो इसका नाम, 48 में बना था ये। इसके बाद आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर एक बना था जेवीपी समिति, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में, ठीक है, 49 में इसकी रिपोर्ट आती है। और फिर एक बना था राज्य पुनर्गठन आयोग,
ठीक है। इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। 1953 में बना था, 55 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना है वो बना है आंध्र प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड है एल के अडवाणी माने लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या फिर सिकंदर बख्त। ठीक है। देखिए बीजेपी जो है इसकी स्थापना हुई है 1980 में। इससे पहले ये जो इसकी पैतृक संगठन है वो हम कह सकते हैं जनसंघ नाम की एक पार्टी काम कर रही थी। तो 1955 में जनसंघ बनी और जनसंघ ही बाद में 1980 में बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये 1980 में बीजेपी बनी तब इसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर रहेगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। नक्सलवाड़ी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? अंडर विच लीडरशिप डिड द नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्टेड? तो आपको पता हो तो नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई 1967 से। पश्चिम बंगाल में एक गांव था नक्सलवाड़, है ना, नक्सलवाड़ी। और वहां पर जो जमींदार वर्ग है उनके शोषण के विरुद्ध वहां के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है। तब जाके तभी से ये जो है ये विचारधारा आगे बढ़ने लगी और फिर इसका प्रसार होता गया। तो ये शुरू हुआ है चारू मजुमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व। ठीक है। तो नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत इन दोनों नेताओं ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित विजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दलित विजन्स? तो आपको बताना है दलित विजन्स पुस्तक के लेखक कौन है। ओलिनियर जिलियट, गेल आर्मवेंट, एन जी नूरानी या फिर के एम पनिक्कर? तो इसका सही आंसर जो रहेगा गेल आर्मवेंट। तो गेम आर्मवेंट ने दलित राजनीति पर यह पुस्तक लिखी थी। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सेवा, ये किसने बनाया था? मेगा पाटकर ने, अरुणा राय ने, अमृता राय ने या फिर इला भट्ट ने? तो ये एक महिलाओं को स्वरोजगार की ओर लाने, उनके सशक्तिकरण के लिए एक जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनजीओ के रूप में या स्वयंसेवी संगठन के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, सेवा संगठन की। और इसकी स्थापना हुई थी जो है इसकी स्थापना की गई थी इला भट्ट के द्वारा। ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी इला भट्ट। इसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः गुजरात में था ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है बीमारू राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको अगर जानकारी हो तो पहले कुछ जो हमारे नॉर्थ के जो पिछड़े राज्य थे 2000 से पहले की अवधारणा चलने लगी थी बीमारू राज्य की अवधारणा। हम कुछ राज्यों को बीमारू राज्य कहते थे। किन किन राज्यों को? जब छत्तीसगढ़ बिहार में शामिल था तब एक तो बिहार राज्य था, इसमें एक मध्य प्रदेश, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। आर का मतलब है राजस्थान और यू का मतलब है यूपी, इसमें उत्तराखंड भी शामिल था। इन राज्यों को हम बीमारू राज्य कह रहे थे क्योंकि यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना अन्य प्रकार की सुविधाएं थी, गरीबी बेरोजगारी का प्रतिशत उच्च था, इसलिए इनको नाम दिया जाता था बीमारू राज्य। तो आपको बताना है इसमें कौन से राज्य शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर रहेगा केरल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य खाप पंचायत से प्रमुख रूप से संबंधित नहीं है? खाप एक जातीय पंचायत है, आपको पता हो तो, जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर चलती है और अपनी पंचायत या अपनी समाज के विरुद्ध अगर कोई क्रियाकलाप होता है तो इसके लिए पनिश भी करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित किया गया अगर जानकारी हो तो ये कहाँ प्रचलित नहीं है? हरियाणा, यूपी, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश में फेमस नहीं है ना, सबसे ज्यादा फेमस है हरियाणा पंजाब वाले बेल्ट में, यूपी, हरियाणा, पंजाब। लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 से 7 कराने का सुझाव किसने दिया? तो हु सजेस्टेड सिमुलटेनियसली या टेन्यूअस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन फ्रॉम 2024? नीति आयोग, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो हमारे यहाँ एक डिमांड की जा रही है कि भाई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाए ना। पहले ये हो रहा था कि मतलब अभी भी चल ही रहा है कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं फिर विधानसभा के होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होते रहते हैं, चुनाव को बार बार मनाया जाता है, एक तरह से त्योहार के रूप में बोल सकते हैं आप इसको।
तो हमारे यहाँ चुनाव लगे रहते हैं, कभी कौन से चुनाव कभी कौन से चुनाव, ये चलता रहता है। तो इसमें क्या है, बहुत समय भी बर्बाद होता है, बार बार आचार संहिता रहती है, तो विकास कार्य भी डिस्टर्ब होते हैं, अधिकारी भी आचार संहिता के कारण उन कार्यों में चुनाव आयोग वाले जो है कार्य करने पड़ते, चुनाव आयोग जो बता देता है वो। तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ करा लेने चाहिए। तो आपको बताना है 2024 से एक साथ कराने का सुझाव किसने दिया था। इसका सही आंसर रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद दो राजनीतिक संस्कृतियां भारत में उभरी, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। हु रोट टू पॉलिटिकल कल्चर्स इमर्ज्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। रॉबर्ट डहल, पॉल आर ब्रास, मायरन वीनर, पॉल जे एपलब्बी। तो इसका सही आंसर आएगा पॉल आर ब्रास। पॉल आर ब्रास ने कहा है कि भारत की राजनीतिक संस्कृति पर व्यापक अध्ययन किया। तेलंगाना राज्य किस आयोग की रिपोर्ट के बाद बना था। तो आपको बताना है विच कमीशंस रिपोर्ट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, माने तेलंगाना किस रिपोर्ट की सिफारिश पर बनाया गया था। आपको बता दूं तेलंगाना बना है 2014 में, ठीक है। 2 जून 2014 को किससे पृथक होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो इसके निर्माण की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर रहेगा जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। इस आयोग ने तेलंगाना के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतुल कोहली द्वारा लिखी गई है। Which of the following books has been authored by Atul Kohli? The Idea of India, India after Gandhi, The History of the World's Largest Democracy, The Success of India's Democracy, The State Against Democracy, In Search of Human Governance। तो इसका सही आंसर रहेगा द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ये अतुल कोहली ने लिखी है और इसमें विकास, राज्य और लोकतंत्र पर कई आर्टिकल लिखे हैं। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है। Who tried to periodize Indian politics in terms of the tussle between a demand polity and a command polity। इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन जो है वो पार्थ चटर्जी, रजनी कोठारी, मायरन वीनर या फिर लॉयड एंड सुसेन रुडोल्फ। तो इसका सही आंसर रहेगा रुडोल्फ और देन लॉयड। इन्होंने भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक रूपांतरों का विश्लेषण करते हुए इसे डिमांड और कमांड की कॉन्सेप्ट जो है दिया। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम को किस राजनीतिक विद्वान ने प्रतिपादित किया। द टर्म वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वॉज coined बाय विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। या तो आपको ये पूछा गया था सेट 2018 में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं मॉरिस जॉन्स, रजनी कोठारी, अतुल कोहली या फिर चार्ल्स टेलर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई, रजनी कोठारी ने भारतीय पार्टी प्रणाली माने भारतीय दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने एक दलीय प्रभुत्व जैसे विश्लेषण दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। खान अब्दुल गफ्फार खान को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो इनका वो नाम क्या है वो बताना है। फ्रंटियर गांधी, गुरुदेव, लाइन ऑफ सिंध या लॉयन ऑफ सिंध, नन ऑफ दिस। तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है ना। तो इन्होंने लाल कुर्ती अभियान भी शुरू किया था, ध्यान रखना है ना, लाल कुर्ती अभियान। और ये भारत के जो हम लोग कहते हैं ना नॉर्थ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ पर जो है आंदोलन को नेतृत्व दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन को। तो पश्चिमी सीमा प्रांत का इन्होंने वहां पर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को इनका हिंसात्मक नेतृत्व व फ्रंटियर गांधी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपने जो भी कमेंट्स है वो अपने बताइएगा इसमें कि हम लोग क्या इसमें और सुधार कर सकते हैं, या आप और क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो हम लोग उसको और बनाए इसके लिए। ठीक है, तो अपने जो भी अनुभव है वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, नेट, सेट और एपी की ऑल एग्जाम प्लेस पर जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है।
जिसकी अभी ऑफर प्राइस जो रखी गई है वो 2999 है, एक्चुअल प्राइस इसकी 7999 है। तो देर मत करिएगा, जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिएगा अपनी एपी की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही आपको बता दो अभी कैलेंडर भी आया है पीएससी का, तो वहां पर भी शेड्यूल किया गया, बताया गया कि भाई एपी की जो है एग्जाम आने वाली है। ठीक है, तो क्लियर है, वो तो आने एग्जाम तो आएगी सही, जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है। तो आप लोग पहले से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, जो लोग सेट नेट निकाल चुके हैं वो लोग भी, और जो इस बार सेट दे रहे हैं वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ताकि अगली बार आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर एपी देने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो जुड़े ही रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में यूनिट 9 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।